निकाला घर से। माँ जी, मुझे घर से नहीं निकालिए। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे इस घर के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? हमें नहीं पता कि तेरा इस दुनिया में कौन है और कौन नहीं। और रही इस घर में रहने की बात, तो अब मैं और मेरा परिवार तुझे एक सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तू हमारे घर के लिए मनहूस है। अरे जब आई तब मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा दिया, और जैसे ही तेरे पेट में यह बच्चा आया, वैसे ही तूने और तेरे बच्चे ने मिलकर मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। ना जाने कौन सा काला जादू सीख कर आई है। जब से आई है तब से इस घर में कुछ ना कुछ मनहूस होता ही जा रहा है। अरे माँ जी, आप क्यों इसे मुंह लगा रही है? मैं तो कहती हूँ दफा करो इसको। कीचड़ में जितना पत्थर फेंकोगे उतना ही कीचड़ आपके ऊपर आएगा और आपकी आंचल को दागदार बनाएगा। इससे तो अच्छा है चुपचाप इस गंदगी को बाहर फेंक दो। इतना बोलकर सेजल और सुनीता दोनों ने ही मिलकर नेहा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो वही नेहा अब रोती बिलखती कुछ देर दरवाजे पर ही बैठी रही और अपनी सास और जेठानी को आवाज लगाती रही। माँ जी, दीदी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? एक तो मैं गर्भवती, ऊपर से रात को आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे इतनी रात को मैं अकेले कहाँ भटकूं? नेहा दरवाजे पर बैठकर रोती रहती है और अंदर सुनीता और सेजल अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। पर बार बार नेहा की आवाज आने पर सेजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसकी आवाज मुझे इरिटेट कर रही है। कब से दरवाजा पीट रही है और बाहर से हमें आवाज लगाई जा रही है। बहू, एक काम कर, टीवी चला दे और टीवी की आवाज तेज कर देना, ताकि उस मनहूस की आवाज हमारे कान तक ना पहुँचे। लेकिन माँ जी, पापा जी और विनोद जी जब घर आएंगे और वो हमसे नेहा के बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देना है? बोल देंगे अपने यार के साथ भाग गई। वैसे भी वह हम पर बोझ थी और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। समझी? जितना बोला है उतना कर। सास की बात सुनकर सेजल अब टीवी चला देती है और टीवी की आवाज तेज कर देती है। उन्हें लगता है कि नेहा के जाते ही घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दरअसल नेहा ने आकाश के साथ लव मैरिज की थी, पर शायद किस्मत ने नेहा का साथ नहीं दिया और शादी के कुछ ही समय बाद आकाश की मौत हो गई। लेकिन तभी उन्हें यह पता चला कि नेहा गर्भवती है। पति के जाने के बाद नेहा का जीवन कठिनाइयों से भर गया था और आखिरकार उसके घर वालों ने, यानी उसकी सास और जेठानी ने, उसे घर से बाहर निकाल दिया था। जहां सास और जेठानी घर में जश्न मना रही थी, तो वहीं बाहर बारिश और भी तेज हो जाती है और नेहा की हालत बिगड़ने लगती है। उफ, यह कैसा दर्द हो रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे का क्या होगा? कम से कम इस मासूम की खातिर कोई दरवाजा खोल दो। तभी सड़क के मोड़ से एक ऑटो आता दिखाई देता है। उसमें से एक बुजुर्ग महिला कमला उतरती है। अरे यह लड़की यहाँ इस हालत में क्यों पड़ी है? और यह तो प्रेग्नेंट है। बेटी, ओ बेटी, क्या हुआ?
क्या हुआ तुम्हें? इस घर के बाहर क्यों बैठी हो? माँ जी, मेरी सास और जेठानी ने मुझे निकाल दिया। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कमला समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वो नेहा को सहारा देकर अपने ऑटो में बिठाती है और उसे सीधा अपने आश्रम ले जाती है। वहां ले जाकर वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि टेंशन की वजह से नेहा की हालत खराब हुई है। उसे आराम की जरूरत है। नेहा बेटी, तू फिक्र मत कर। आज से तू इस आश्रम की बेटी है। यहाँ मेरे साथ कई ऐसी औरतें रहती हैं जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया है। तू हिम्मत रख, हम सब तेरे साथ हैं। धीरे धीरे समय कटता जाता है और नेहा की डिलीवरी का वक्त आता है। नेहा एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म देती है। बच्चे की आवाज से पूरे आश्रम में खुशियां छा जाती हैं। नेहा अपने बेटे का नाम आरव रखती है। अब नेहा के जीने का मकसद बदल गया था। वो बस अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी। माँ जी, अब मैं खाली नहीं बैठ सकती। मुझे काम करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपनी माँ पर गर्व करे। उसे कभी यह महसूस ना हो कि उसका कोई सहारा नहीं है। मुझे पता था तू यही बोलेगी। तू सिलाई कढ़ाई में बहुत माहिर है। क्यों ना तू यहाँ की औरतों को सिखाना शुरू करे और हम छोटे पैमाने पर अपना काम शुरू करें। नेहा को यह आइडिया बहुत पसंद आता। देखते ही देखते नेहा के बनाए हुए कपड़ों के डिजाइन शहर के बड़े बड़े शोरूम में बिकने लगते हैं। 5 साल के अंदर नेहा का अपना एक बड़ा बुटीक और कपड़ों की फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। वो अब एक कामयाब बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता के घर में अंधेरा छाने लगा था। सेजल का पति, जो सुनीता का बड़ा बेटा था, सट्टे में अपनी सारी जमा पूंजी हार जाता है और अब नौबत घर बिकने तक आ जाती है। माँ जी, आपके लाडले बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? घर के बाहर बैंक का नोटिस लगा है। कल हमें यह घर खाली करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन देखना पड़ेगा। काश आकाश जिंदा होता तो वो यह सब नहीं होने देता। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हंसी, एक रास्ता है। मैंने सुना है इस शहर में एक बहुत बड़ी मैडम है जो बेसहारा औरतों के लिए चैरिटी करती है। लोग कहते हैं वो बहुत दयालु है। चलिए उनके ऑफिस चलते हैं। शायद वो हमें सिर छुपाने की कोई जगह दे दे। वहाँ का आलीशान नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मैनेजर से गुहार लगाती हैं कि उन्हें मैडम से मिलना है। मैडम, कुछ औरतें आपसे मदद मांगने आई हैं। बहुत बुरी हालत में लग रही हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जैसे सुनीता और सेजल अंदर कदम रखती हैं, तो वह झुककर बात शुरू करती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सामने कौन बैठा है। मैडम, हम बहुत गरीब हैं। हमारा घर छीनने वाला है। आप सबकी मदद करती हैं। प्लीज हमें भी कोई छत दे दीजिए। हम आपकी उम्र भर गुलामी करेंगे। गुलामी?
पर माँ जी, आपने तो कहा था कि मैं मनहूस हूँ और मेरे पैर पड़ते ही घर बर्बाद हो गया था। अब आप खुद मेरे पास मदद मांगने आई हैं। सुनीता और सेजल का जैसे कलेजा मुंह को आ जाता है। सामने नेहा, उसके गले में महंगी चैन, हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही थी। नहीं नहीं नेहा, तू यहाँ, यह सब तेरा है। हाँ दीदी, यह सब उस मनहूस बहू का है जिसे आपने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। आपने सोचा था कि मैं खत्म हो जाऊंगी, पर भगवान ने मेरे साथ इंसाफ किया। आज देखिए, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ तक पहुँचने का आप सपना भी नहीं देख सकती। बहू, हमें माफ कर दे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन हमने तुझे धक्का दिया था। आज तू चाहे तो हमें जहर दे दे, पर हमें सड़क पर मत छोड़। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और 5 साल का आरव दौड़ते हुए आता है। वो बिल्कुल अपने पिता आकाश की परछाई लगता है। मम्मा, ये दादी और आंटी क्यों रो रही हैं? आरव बेटा, यह वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मम्मा को उस वक्त ठुकराया था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये आकाश का बेटा है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता है। बेटा, एक बार मुझे अपनी गोद में लेने दे। नहीं माँ जी, जिस बच्चे को आपने पैदा होने से पहले ही मनहूस कह दिया था, आज उस पर अपना हक मत जताइए। आप लोगों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। नेहा, हम मान रहे हैं कि हम पापी हैं, पर हम कहाँ जाएंगे? बैंक वाले कल हमें निकाल देंगे। नेहा खामोश हो जाती है। वह अपनी कामयाबी और उनके लालच को तोल रही होती है। वह चाहती तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल सकती थी, पर वो अपनी परवरिश और उनके संस्कार में फर्क दिखाना चाहती थी। मैनेजर, जिस घर की नीलामी होने वाली है उसके सारे पेपर तैयार करो। मैंने वो घर बैंक से खरीद लिया है। यानी तू अब हमें घर से नहीं निकालेगी। वो घर अब मेरा है। आप लोग वहाँ रह सकती है, पर एक मालकिन की तरह नहीं। मैं वहाँ एक छोटा सा वृद्धाश्रम खोल रही हूँ। आप दोनों वहाँ काम करेंगी, साफ सफाई करेंगे और बाकी औरतों की सेवा करेंगे। रहने के लिए एक कमरा और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलेगी। पर यह रिश्ता सास बहू का नहीं, सिर्फ एक मालकिन और काम करने वाले का होगा। कहाँ मैं इस पर राज करती थी और अब इसकी नौकरानी बनकर रहूंगी। पर सड़क पर सोने से तो यह बेहतर ही है। सुनीता और सेजल अपनी गर्दन झुका लेती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि नेहा ने उन्हें माफ नहीं किया है, बल्कि उन्हें उनकी औकात दिखाती है। वो दोनों भारी मन से ऑफिस से बाहर निकलती हैं। नेहा खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बारिश को देखती है और उसे वही रात याद आती है जब उसे निकाला गया था। मम्मा, आप क्या देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस यह देख रही हूँ कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ बदल देता है। आज मम्मा का कर्ज चुकता हो गया। जब से हर्षा की देवरानी नंदिनी घर में आई थी, हर्षा कुछ परेशान सी थी, इसलिए वो रोजाना ही अपनी सहेली सुमन से फोन पर अपना दुखड़ा रोती रहती थी।
और फिर एक दो हेलो सुमन क्या कर रही है? मैं बस कुछ नहीं, मार्केट जा रही थी, वो घर का कुछ सामान लाने। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे तुझे ना अपनी देवरानी नंदिनी से जुड़ी कुछ बात बतानी है। तू तो जानती है तेरे अलावा मेरा कोई नहीं जो मेरे दुखेड़े सुनता हो। तुझे अपने दुखेड़े सुना देती हूँ तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। हर्षा, मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है। तेरी बात लंबी होगी तो मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। और मैं तुझे बताना भूल गई, अब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो तू रोज रोज मुझे फोन करके अपनी देवरानी की बुराई करना बंद कर दे। मैं अपना ध्यान अब अपने आने वाले बच्चे में ही लगाना चाहती हूँ। तू ना अपने दुखड़े किसी और के ही आगे रो दे। एक काम कर, तू रजनी को फोन कर ले, वो तेरे दुखड़े सुन लेगी। मैं फोन रखती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही है। सुमन ने फोन रख दिया। अब हर्षा, जो कि रोजाना सुमन को फोन करके अपनी देवरानी की बुराइयां करती थी, आज सुमन ने उसे मना कर दिया। इस बात पर हर्षा बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी सहेली रजनी को फोन में लाया और सारी बात रजनी को बताई। यह सुमन की बहुत गलत बात है। अब तू दुख में है तो तेरी बातें उसे सुननी चाहिए थी। चल कोई बात नहीं, तू मुझे सुना दे, मैं तेरी बात सुन लूंगी। अरे वही बात बतानी थी मेरी देवरानी नंदिनी की। आते ही प्रेग्नेंट हो गई है। तीसरा महीना लग गया है। जब से नंदिनी आई है ना, तब से हर कोई उसी के गुण गाता फिरता है। अभी तो उसने घर के काम ठीक से करने शुरू भी नहीं किए थे कि अब प्रेग्नेंट हो गई। माँ जी तो उसको पहले ही ज्यादा काम नहीं करने देती थी। अब जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे तो महारानियों की तरह बिस्तर पर बैठने के लिए कह दिया है। क्या तेरी देवरानी प्रेग्नेंट है? फिर तो मुझे तेरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। बुरा मत मानना हर्षा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तेरी देवरानी महारानी होगी और तू उसकी नौकरानी। देख, मेरी बात तुझे जरूर बुरी लग रही होगी, पर मैंने जो सोचा तुझे वही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी देवरानी बहुत चालाक हो और आते से ही प्रेग्नेंट हो गई ताकि उसे घर के काम ना करने पड़े। अब अगले 1 साल तक तो तू भूल ही जा। और हाँ, उसके बाद अगर उसके बच्चा हो गया तो जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल भी तो तेरे ऊपर ही आ जाएगी, क्योंकि तेरी सास के तो घुटने ही काम नहीं करते। वो तो तेरी मदद करने से रही। हाँ, मुझे पता है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो माँ जी तो कोई काम ही नहीं कर पाती थी। खुशबू के होने के बाद भी सारे काम मैं खुद ही संभालती थी। पर अब मैं क्या करूं? क्या मैं इस घर में खाली काम करने के लिए आई हूँ? अब खुशबू भी बड़ी हो गई है, उसे भी स्कूल में डाल दिया है, उसकी भी जिम्मेदारी है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली है और वो महारानी प्रेग्नेंट होकर बैठ गई है। हर्षा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तू भी घर के कामों से छुटकारा पा सकती है। क्या सच में? सच में तेरे पास कोई आइडिया है? मेरा तो दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा।
बता यार क्या आइडिया है ताकि मैं छुटकारा पा सकूं। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन और अब वैसा ही करना जैसा मैं तुझे समझा रही हूँ। रजनी ने हर्षा को ऐसा क्या आइडिया दिया जिसे सुनने के बाद हर्षा की आंखों में चमक आ गई। यह जानने के लिए हमें कहानी के अगले भाग को देखना होगा। अरे सुधीर बेटा, आज हर्षा सोकर नहीं उठी। माँ, हर्षा की तबीयत ठीक नहीं है। बोल रही है जी मिचला रहा है और उल्टी आ रही है। क्या? जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। कितनी बार मना करती हूँ कि ज्यादा बाजार का मत खाया कर। अब बताओ, घर के सारे काम पड़े हुए हैं। छोटी बहू की भी तबीयत ठीक नहीं है। घर का काम कौन करेगा? आंगन में से आती आवाजें बेड पर लेटी हर्षा सुन रही थी। इन्हें मेरी तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस घर के काम करवाने हैं। रजनी ने मुझे बहुत सही आइडिया दिया है। अब मैं बताऊंगी कि मैं भी क्या चीज हूँ। क्या हुआ हर्ष? कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या? तैयार हो जा, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। फिर तू भी पड़ गई तो घर कौन संभालेगा? माँ जी, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल अपनी सहेली रजनी के साथ डॉक्टर के पास हो आई थी। अब तो अगले 9 महीने तक मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। 9 महीने तक क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कल सहेली रजनी के साथ डॉक्टरनी के पास आई थी। उन्होंने बोला है कि मुझे अगले 6 महीने तक बहुत आराम की जरूरत है। मुझे बिल्कुल भी घर का कोई काम नहीं करना और ज्यादा कहीं आना जाना भी नहीं है। हर्ष, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बताई ही नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी हर्षा की देवरानी नंदिनी आ जाती है। क्या जेठानी जी फिर से प्रेग्नेंट है? अरे तुम तो ऐसी चौंक रही हो जैसे मुझे दोबारा प्रेग्नेंट होने का हक नहीं है। अरे मेरी बेटी अब 3 साल की हो गई है, तो दोबारा चांस लिया है मैंने। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं हैरान नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि आप दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो गए। वैसे यह तो बहुत खुशी की बात है कि आप और मैं एक साथ प्रेग्नेंट हैं। वैसे मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि मुझे आपको बताना था। हमने घर में फुल टाइम मेड रख लिए। अरे नंदिनी बहू, थोड़ी देर तो सरप्राइज रहने देती। चलो कोई बात नहीं। एक खुशी के साथ दूसरी खुशी भी हर्षा बहू को बता ही देते हैं। रुको मैं बताती हूँ। वो क्या है ना हर्षा बहू, जब कल तुम अपनी सहेली के घर गई हुई थी तो नंदिनी बहू मेरे पास आई। अरे नंदिनी बहू आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? कुछ चाहिए था? और यह कौन है? माँ जी, यह मालती है, हमारे घर में फुल टाइम के लिए लगाई है वो। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप मुझे घर का कोई काम नहीं करने दोगे और मैं जेठानी जी को सारा दिन घर का काम अकेले करते हुए नहीं देख सकती। आपके भी पैरों में दर्द रहता है, घर के बहुत काम हो जाते हैं। जेठानी जी को घर के कामों के साथ साथ खुशबू को भी देखना होता है। अब वह भी स्कूल जाने लगी है।
तो मैंने सोचा कि अगर हम सभी को आराम चाहिए तो फुल टाइम मेड रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने मालती को सारे दिन के कामों के लिए रख लिया है। अब घर की साफ सफाई, बर्तन, चाय, नाश्ता, रोटी, सब्जी सब काम मालती करेगी। नंदिनी बहू, तुम सही कह रही हो। घर में फुल टाइम काम वाली होना जरूरी है। बड़ी बहू भी अकेले कितना संभाल लेगी। ठीक है, तो हम कल से मालती को काम पर रख लेते हैं। वैसे नंदिनी बहू, तुम इस घर के लिए, अपनी जेठानी के लिए, हम सबके लिए कितना सोचती हो, यह देखकर अच्छा लगा। थैंक यू माँ जी। मालती, तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है भाभी, मैं फिर कल सुबह आती हूँ। मैं उसे घर के सारे काम समझा देती हूँ। भाभी, अब आप आराम करो। आपको बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठना। आपको अपना और आने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ हल्का खाना भिजवाती हूँ। चलो तुम आराम करो बहू। मैं भी जरा बाहर नंदिनी बहू के साथ मालती को देखूं। क्या काम कर रही है। हर्षा की चाल उल्टी पड़ गई। वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी, फिर भी उसे प्रेग्नेंट होने का नाटक करना पड़ रहा था। घर में कोई उसे हिलने तक नहीं देता था। सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। मैं भी आप लोगों के साथ पार्टी में चलूं। घर में बोर हो गई हूँ। नहीं बहू, बिल्कुल नहीं, पार्टी में भीड़ होती है। और वैसे तुम कह रही थी ना कि तुम्हें डॉक्टर ने पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर रहने की सलाह दी है, तो तुम तो घर पर ही रहो। हमने मालती को बोल दिया है, वह तुम्हारे साथ रात को रुक जाएगी। अब नंदिनी बहू तो सही है, उसे कोई परहेज नहीं बोला डॉक्टर ने, तो यह तो घूम फिर सकती है। तो इसीलिए नंदिनी बहू हमारे साथ जा रही है। अच्छा हाँ, खुशबू को भी ले जा रहे हैं। मालती, तुम भाभी का पूरा ख्याल रखना। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो टाइम पर देना। हर्षा खुद को कोसने लगती है कि उसने झूठ क्यों बोला। वो भी तो नंदिनी की तरह फुल टाइम मेड रख सकती थी, पर उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अब हर्षा परेशान हो गई। रजनी, मैं क्या करूं? मैंने तो घर में झूठ बोल दिया। अब धीरे धीरे मेरा झूठ सामने आ जाएगा। हर्षा यार, तू मुझे ना रोज रोज फोन करना बंद कर दे। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। मुझे भी अब तेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे अपना ख्याल रखना है। अब तो देख के तुझे क्या करना है। सॉरी, मुझे फालतू में फोन मत किया कर। हर्षा रोने लगी। उसने हिम्मत करके सब कुछ घर में बता दिया। शायद यह सही भी था, क्योंकि हर्षा जानती थी कि उसका झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। उसने सबसे वादा किया कि वह अब कभी भी अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलेगी। हर्षा को समझ आ गया कि असली खुशी परिवार के दुख सुख में साथ देने से मिलती है, ना कि झूठ बोलकर जिम्मेदारियों से पीछे हटने से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।